भारत के अब नए उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं और इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्ष ये सोच रहा है कि हम लोग भी एक अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। अब वो कौन होगा, ये चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, गणित क्या है, प्रधानमंत्री मोदी यानी कि बीजेपी सरकार ने क्या बड़ा खेला कर दिया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और अब आपको आसान भाषा में समझना है कि आखिरकार हुआ क्या है। तो देखिए, एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति के लिए नाम आता है सीपी राधाकृष्णन। इनको दक्षिण का मोदी भी कहा जाता है। इनके बारे में मैं आपको बताऊं, लेकिन आप पहले ये जान लीजिए कि भाई अब उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होने हैं। एनडीए अपना एक कैंडिडेट घोषित कर चुका है विच इज सीपी राधाकृष्णन। अब इंडिया गठबंधन भी उन्होंने कह दिया है कि भाई हम भी अपना उम्मीदवार लाएंगे। इन लोगों ने आज सबने इंडिया गठबंधन ने फ्लोर लीडर्स की एक पूरी मीटिंग ली है। उसके बाद 5:30 बजे भी ये लोग बात करने वाले हैं और अपनी तरफ से एक उम्मीदवार यानी एनडीए का उम्मीदवार और वर्सेस इंडिया का उम्मीदवार। लेकिन अब सवाल यही है कि भाई इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा। अब मैं पहले आपको बताऊं कि कौन होगा, क्या है, किस तरीके से समीकरण है, कब होंगे चुनाव। देखिए, 21 जुलाई को धनखड़ का इस्तीफा होता है, अचानक आधी रात को होता है, वो पूरी कहानी आपको पता है। 21 अगस्त को नामांकन होगा, यानी जो एनडीए के कैंडिडेट हैं सीपी राधाकृष्णन, वो 21 अगस्त को अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। 25 अगस्त तक का टाइम है कि भाई आप उम्मीदवारी वापस ले सकते हो और 21 अगस्त तक ही इंडिया गठबंधन को भी अपना उम्मीदवार का नामांकन करवाना पड़ेगा। 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से वोटिंग होती है सारे ये सांसद ही करते हैं, उसमें आपका और मेरा यानी जनता का कोई रोल नहीं है। अब कैसे होगा चुनाव, तो सबसे पहले आप आंकड़े समझ लीजिए। देखिए, जब उपराष्ट्रपति चुनाव होता है तो एक निर्वाचक मंडल की लिस्ट बनती है और वो लिस्ट में राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के सांसद होते हैं। राज्यसभा के ये जो 233 निर्वाचित सांसद हैं और 12 जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नामांकन किए जाते हैं और लोकसभा में 543 सांसद है। अब सबको आप टोटल कर लेते हैं 788, लेकिन राज्यसभा में इस वक्त 4 और लोकसभा में 1 सीट खाली है। तो टोटल जो वोट करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वो हैं 781 एमपीज यानी कि सांसद। अब अगर आप देख लेते हैं कि भाई बहुमत का आंकड़ा 781 में आपको 50% ज़रूरत है, यानी 50% से एक ज़्यादा, तो 391 सांसदों के वोट चाहिए तो कोई भी एक उपराष्ट्रपति बनेगा। इतने समर्थन की ज़रूरत है। अब मैं आपको गणित भी बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप सोचिए कि ये किस तरीके से चुनाव होते हैं। भाई सांसद सारे बैठे होंगे जितने भी मैंने आपको बताए हैं 781। अब हर सांसद को एक पेपर दिया जाएगा, मतपत्र दिया जाएगा। उसमें देखिए, अगर तो इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार उतार दिया तो ये चुनाव होंगे, और अगर इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार नहीं उतारता है और जो एनडीए के सीपी राधाकृष्णन हैं उनको सपोर्ट कर देता है तो ये निर्विरोध चुनाव होंगे। मतलब सीपी राधाकृष्णन विल बी द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार उतार दिया तो एक वो जो पत्र होगा उसमें नाम लिखा जाएगा, एक सीपी राधाकृष्णन का एनडीए की तरफ से, इंडिया गठबंधन जो भी उतारता है उनकी तरफ से। फिर हर सांसद को रेट करना होगा। अगर कोई तीसरा भी नाम होता है तो आपको रेटिंग्स देनी होती है कि भाई आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है, दूसरी कौन है, तीसरी कौन है। तो ऐसे करके उस मतपत्र पर सारे सांसद जो हैं वो डाल देते हैं। फिर उसी दिन काउंटिंग हो जाती है। वोटिंग तभी जब एक से अधिक उम्मीदवार, अन्यथा निर्विरोध, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब 9 सितंबर सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच ये वोटिंग होनी है और 9 सितंबर को ही हमको पता चल जाएगा कि कौन उपराष्ट्रपति हैं। अब जीत का गणित देखिए, कुल जैसे कि मैंने आपको बताया 781 सांसद जो हैं वोट करेंगे। बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर 391 है। अगर हम गणित की बात करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं, लोकसभा में देखिए एनडीए के पास 293 हैं, इंडिया गठबंधन के पास 232 हैं और अदर्स के पास हैं 17। ऐसे ही राज्यसभा में देख लीजिए, एनडीए के पास 132 हैं, इंडिया गठबंधन के पास 77 है और अदर्स के खाते में है 30। तो अगर आप इन सबको टोटल कर देते हैं, क्योंकि भाई लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ पूरी वोटिंग होती है, तो कुल देखेंगे तो एनडीए की संख्या है 425 और इंडिया गठबंधन की है 309 और अदर्स के खाते में है 47। मतलब एनडीए का उम्मीदवार ही जीतना तय है, क्योंकि उनके पास बहुमत से भी ज़्यादा लोग हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर इंडिया गठबंधन इन अदर्स को भी मिला लेता है तब भी एनडीए से कम है। तो जो एनडीए ने उम्मीदवार बता दिया है वो ही जीतेंगे, यानी कि सीपी राधाकृष्णन विल बी द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री।
2022 में धनखड़ को 528 वोट मिले थे, 528 वोट मिले थे। और उस वक्त क्या हुआ था 2022 में, भाई धनखड़ का तो देखिए 2027 तक चलना था, लेकिन उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। उस वक्त क्या हुआ था 2022 में, विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को सिर्फ 182 वोट मिले थे और ये विपक्ष के द्वारा मार्गरेट अल्वा उतारे गए थे। और तब मैं आपको बता दूं 56 सांसद ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं डाला था। मतलब आंकड़ों में कुछ खेला होगा, गणित में कुछ खेला होगा, ये तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इंडिया गठबंधन एक खेला जरूर कर सकती है, वो ये कि वो ऐसे किसी उम्मीदवार को उतारे जो उनकी आइडियोलॉजी, जो उनके मैसेजिंग, जो उन लोगों को जो अभी बिहार चुनाव में, तमिलनाडु चुनाव में जो उनको जिस तरीके से एक नैरेटिव बनाना है, तो उस तरीके से एक फेस चुन के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट जो एनडीए के हैं उनके खिलाफ उतार के इंडिया गठबंधन अपनी पोजीशनिंग कर सकता है। अच्छा, इन लोगों को चाहिए भी कोई ऐसा एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि भाई इंडिया गठबंधन किसी ऐसे को उतारेगी जिनकी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेग्रिटी पे जो सवाल करता हो, जो सेक्युलर गवर्नेंस पे सवाल करता हो, जो ईसी के खिलाफ, जो अभी आपको पता है कि सारा सब कुछ वोट चोरी चलाया हुआ है विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और जो सीसी हैं उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की सोच रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे नाम ऐसे कुछ सामने आए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कौन, कोई कह रहा है शशि थरूर को बना देंगे क्योंकि वो एक बढ़िया चेहरा है, अभी बहुत ही ज़्यादा उनके पास ताकत है, और अभी कुछ थोड़ा सा नोक झोंक भी कांग्रेस के साथ चल रही थी, तो कांग्रेस जो है शशि थरूर को बना दे उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार। एक नाम कपिल सिब्बल सामने आया कि हमेशा लड़ते आए हैं कांग्रेस के जितने भी केसेस हैं। फिर साउथ से कोई एक बड़ा चेहरा लिया है इंडिया गठबंधन, कोई भाई, क्योंकि जो मोदी ने उतारा है, यानी कि जो एनडीए ने उतारा है वो दक्षिण के मोदी कहे जाते हैं, उनकी पकड़ तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा है। और साउथ के इलेक्शन को देखते देखते ही एनडीए ने ये खेला किया है, तो ऐसा हो सकता है इंडिया गठबंधन भी खेला कर दे, कोई साउथ का ही कैंडिडेट उनके सामने उतार दे, और वो अगर बैकवर्ड कम्युनिटी से हुआ तो और सोने पे सुहागा इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि जो एनडीए ने उतारा यानी कि जो सीपी राधाकृष्णन है वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। तो बहुत सारी, चाहे देखिए कांग्रेस प्रयास करेगी कि कोई ऐसा नेता जो माइनॉरिटी से हो, जो फार्मर हित की बात करता हो, जो सिविल सोसाइटी, कोई इंटेलेक्चुअल हो, जो सरकार के खिलाफ तर्क दे सके, तो ऐसा कोई उतार सकती है। अब देखिए एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उतार के क्या बड़ा खेल किया है, क्यों चुना है उनको, आपके मन में सवाल होगा ना। देखिए 8 महीने बाद तमिलनाडु में चुनाव हैं, अभी पूरा विपक्ष बिहार में है, पूरा सारी चीजें बिहार में। मोदी ने क्या किया, यानी मोदी सरकार ने क्या किया, डायरेक्ट ये लोग 8 महीने आगे चले गए और तमिलनाडु चुनाव, विधानसभा चुनाव के बारे में सोच लिया। राधाकृष्णन को तमिलनाडु का मोदी कहा जाता है, उनकी पकड़ वहां पर ऐसी है कि जो विपक्ष है वो भी उनका बहुत आदर सत्कार करता है, उनके भी बहुत अच्छे संबंध है। और राधाकृष्णन पहले ऐसे नेता हैं जो ओबीसी समुदाय से आते हैं, साउथ का एक बड़ा चेहरा है, और उनको हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा पद दिया जाएगा। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति वो होंगे। और एक तरीके से मोदी सरकार ने मैसेजिंग देने की कोशिश की है कि देखिए हमने ओबीसी समुदाय का रिप्रेजेंटेशन आगे किया, देखिए हमने दक्षिण से एक बड़ा चेहरा चुना, देखिए हमने किसी ऐसे को चुना जो कि सबसे, मतलब वो कोई कंट्रोवर्शियल नेता नहीं है। तेलंगाना, झारखंड, महाराष्ट्र के राज्यपाल, भाई महाराष्ट्र के राज्यपाल तो वो इस वक्त हैं, वो तेलंगाना और झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि विपक्षी पार्टियां भी उनको कोई समर्थन दे दे। डीएमके भी कह रही है, जो तमिलनाडु में सत्ता में, वो भी कह रही है कि भाई अच्छा डिसीजन है कि एक तमिलियन को चुना गया है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन उम्मीदवार उतारेगी हम उनके साथ जाएंगे। फिर संजय राउत ने भी कहा है कि नहीं अच्छे नेता को उतारा है। फिर झारखंड और तेलंगाना से भी राधाकृष्णन के लिए सपोर्ट आ सकता है। इंडिया की साथी डीएमके को विरोध करने पर घेरेंगे, और अगर इंडिया गठबंधन की जो साथी है डीएमके, जो इस वक्त तमिलनाडु में सत्ता में है, अगर वो राधाकृष्णन का विरोध करते हैं तो बीजेपी क्या करेगी, डीएमके को घेर लेगी। बीजेपी ये कहेगी कि देखिए तुम्हारी डीएमके तमिलनाडु में सत्ता में, कि एक तमिलियन को देश में दूसरा सबसे बड़ा ऑनर मिल रहा है, उनको उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है, लेकिन डीएमके विरोध कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने राजनीति की है।
और अगर मैं आपको सीपी राधाकृष्णन के बारे में बताती हूँ, 2 बार सांसद रहे, 16 की उम्र से आरएसएस से जुड़ गए थे, 40 साल का करियर है, तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष रहे हैं। तो बहुत ही सोच समझ के बीजेपी ने, एनडीए ने ये डिसीजन लिया है। ये देखिए उनकी पूरी फैमिली है, एक बेटा है, एक बेटी है। राधाकृष्णन अपनी पूरी फैमिली के साथ हैं। ये बीच में आपको रजनीकांत दिख रहे होंगे। फिर देखिए स्टालिन के साथ भी, स्टालिन के भी बहुत अच्छे संबंध हैं। तो स्टालिन के ऊपर निगाहें हैं कि क्या वो उनका विरोध करते हैं कि नहीं करते। देखिए धनखड़ साहब के साथ भी राधाकृष्णन की फोटो है। ये बहुत पहले की फोटो है अटल जी के साथ, आरएसएस का क्योंकि एक बहुत ही बड़ा पार्ट रहे हैं राधाकृष्णन। फिर आप देखिए कैसे क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है। क्रॉस वोटिंग ऐसे होगी कि भाई अगर कोई तमिल का, कोई साउथ की आवाज़ जब उस पद पे जा रहा है, कोई ओबीसी समुदाय से जा रहा है, तो उस आइडियोलॉजी से जो भी पार्टी मेल खाती है, जैसे कि डीएमके कह दे कि नहीं हम एनडीए के साथ हैं, हम चाहते हैं कि राधाकृष्णन बने, तो इस तरीके से देखिए जो राइवल एआईएडीएमके है बीजेपी, वो अगर सपोर्ट कर दिया तो ठीक है, लेकिन अगर डीएम के खिलाफ जाती है, तमिल प्राइड मिल रहा है तो डीएम के खिलाफ जाती है, तो फिर वो उस पर राजनीति गढ़ेंगे। तो इस तरीके से पूरी बातें चल रही हैं कि किस तरीके से एक बड़ा मास्टर शो खेला गया है। और अगर हम थोड़ा इतिहास देख लेते हैं, प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें देखा गया है क्रॉस वोटिंग। क्योंकि देखिए याद कीजिए कांग्रेस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के जब प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने मार्क्सिस्ट और तृणमूल कांग्रेस को बैक किया था, मतलब उनको फोर्स किया था कि वो मुझे बैक करे। फिर आप देख लीजिए यूपीए फील्डिंग प्रतिभा देवी सिंह पाटिल फॉर द टॉप मोस्ट मेड शिवसेना टू सपोर्ट, यानी यूपीए में शिवसेना ने उनको सपोर्ट कर दिया था क्योंकि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कैंडिडेट थी। फिर अगर आप आते हैं थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, जब इंदिरा गांधी ने जेल सिंह को कांग्रेस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए उतारा था तो अकाली दल ने उनका समर्थन किया था। ऐसे ही जब, क्योंकि वो फर्स्ट सिख होते जेल सिंह कि ऐसा जिनको पद मिलता। फिर जब एपीजे अब्दुल कलाम को एनडीए ने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट घोषित किया था तो उसके बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने उनका समर्थन किया था क्योंकि वो पहले मुस्लिम नेता थे जिनको वो प्राप्त हो रहा था पद। तो देखिए पहले से ही, क्योंकि अब इसमें ना ऐसा नहीं है कि कोई इंडिया गठबंधन का है तो एनडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं कर सकता। हमने बहुत बार देखा है कि आइडियोलॉजी के हिसाब से क्रॉस पार्टी वोटिंग हुई है, तो इसमें भी ऐसा हो सकता है। और ऑपोजिशन को एक बहुत ही बड़ी, मैं आपको कह दूं कि एक तरीके से कन्फ्यूजन होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है, उसमें डाल दिया है कि वो अगर वो करें तो कैसे करें इन कैंडिडेट का विरोध। तो इसमें बहुत जो है दिमाग लगाया गया है। अब खैर आगे क्या होगा, इंडिया गठबंधन अपना कौन सा कैंडिडेट उतारती है, क्या बड़ा खेला होता है, ये सब तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।